बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर की। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पर आज सभी की निगाह रहने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता रेप और मर्डर केस की सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। इसके साथ ही घटना के बाद अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस से भी रिपोर्ट तलब की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को नेशनल टास्क फोर्स भी बनाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स से अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट देने के लिए कहा था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में देश भर के डॉक्टर्स से काम पर भी लौटने की अपील की थी। हालांकि डॉक्टर्स की हड़ताल अभी भी जारी है। कोलकाता रेप केस की पीड़ित डॉक्टर के परिवार वालों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही के संगीन आरोप लगाए हैं। न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने सीधे अस्पताल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पीड़ित परिवार वालों ने साफ कहा है कि अगर उनकी बेटी की मौत अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हुई है तो जिम्मेदारी अस्पताल की ही है। परिवार के मुताबिक अस्पताल ने ना तो घटना के तुरंत बाद और ना ही अब तक अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है। पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने सवाल उठाए हैं कि अस्पताल ने परिवार को घटना की जानकारी इतनी देर से क्यों दी। अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने हत्या की बात छुपाकर बेटी के सुसाइड करने की बात क्यों कही। पीड़ित परिवार के अस्पताल पहुंचने के बाद भी 6-7 घंटे तक उनसे किसी ने बात क्यों नहीं की। अस्पताल में इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी कॉलेज के प्रिंसिपल ने परिवार से बात क्यों नहीं की। पीड़ित परिवार के मुताबिक अस्पताल प्रशासन के कामकाज में कुछ गड़बड़ियां पहले से थीं और घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की भूमिका ने इस बात को पुख्ता कर दिया है। पहले से तो हमको अस्पताल के जो डिपार्टमेंट जो है जिसका पास मेरा लड़की को भेजा था वो ऑन ड्यूटी में था। एक ऑन ड्यूटी में एक जो लड़का हो या लड़की जिससे काम करता है, जैसे हमारा अंदर 3-4 आदमी काम करता है, उसका जो जिम्मेदारी है वो तो मेरा ही है ना जी। कोई दुर्घटना घट जाए तो मेरा हमको ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगा। लेकिन उस लोग अभी तक इसके बारे में आज इतना दिन में कोई हमको फोन से भी बात नहीं किया। उधर काम जितना 6-7 घंटा था उस टाइम में भी हमसे बात नहीं किया था। इसलिए तो हम डिपार्टमेंट को पूरा डिपार्टमेंट को ही दायी कर रहा है पहले से। घटना के बाद से आरजीकर अस्पताल लगातार मामले की लीपापोती की कोशिश करता रहा। यहाँ तक कि जिस जगह ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की बात सामने आई उस कमरे से सबूत मिटाए जाने का भी अंदेशा है। सबसे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां पर मौका वारदात का मुआयना किया, लेकिन जब तक वहां पर कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो चुकी थी और बहुत सारे सबूत नष्ट हो चुके थे। यही वजह है कि सीबीआई की टीम करीबन 12 बार से ज्यादा मौका वारदात का मुआयना कर चुकी है। इसके अलावा अस्पताल का हर एक कोना खंगाला जा रहा है, 3D मैपिंग तक की जा रही है। इसके अलावा अस्पताल की छत पर भी सीबीआई की टीमें लगातार मुआयना कर रही हैं। सीबीआई को शक है कि मौका वारदात से या तो सबूतों को नष्ट किया गया है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन की भूमिका और कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने घटना के तुरंत बाद उनकी दूसरे मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए हैं। What was the principal doing? Why did he not, why was this kind of inaction on the part, first an attempt to pass this off as a suicide instead of a murder? I'm sorry, Mother, that's not correct. Not recording, not registering an FIR till late in the evening. Third, the body itself is handed over to the parents sometime in the evening for cremation.
कोलकाता की घटना के बाद अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में जहां अस्पताल का काम जांच में सहयोग करने का था, वहीं अस्पताल प्रशासन पर लीपापोती के गंभीर आरोप लग रहे हैं। जाहिर है अस्पताल संदेह के दायरे में खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी किया है। ये टास्क फोर्स अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधाओं के इंतजामों को परखेगी, साथ ही डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए भी जरूरी सुझाव देगी। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चों के साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर लोगों में गुस्सा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में लोग इस दरिंदगी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया और कहा कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बदलापुर केस की निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। यहाँ लड़कियों की आबरू से खेलने वालों के हाथ कलम करने का इतिहास रहा है, पापियों को सबक सिखाने का इतिहास रहा है। बदलापुर मामले के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी। बदलापुर मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आज सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। हा महाराष्ट्र आहे आणि या महाराष्ट्रामध्ये मुली बाळींच्या आबरूशी खेळणाऱ्या पाप्यांचे हात कलम करण्याचा इतिहास आहे, हात छाटून टाकण्याचा इतिहास आहे। आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये अशा गुन्हेगारांची गय केली जाणार नाही। बदलापुर के स्कूल में मासूमों के साथ हुई छेड़खानी की वारदात ने हर किसी को सन्न कर दिया है। यही वजह है कि अब घटना की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। एसआईटी का हेड आईपीएस अधिकारी आरती सिंह को बनाया गया है, जबकि उज्जवल निगम इस केस में सरकारी वकील होंगे। दरअसल ये वारदात 14 अगस्त की है, जब बदलापुर के एक नामी स्कूल में 2 बच्चियों के साथ छेड़खानी को अंजाम दिया गया। इस घटना का पता तब चला जब एक बच्ची ने अपने घर वालों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बदलापुर की सड़कों पर लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक को घेर लिया और जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उस स्कूल में भी तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिस स्कूल में छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 3 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। उधर इस घटना में शामिल आरोपी से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पता चला है कि आरोपी अक्षय ने टॉयलेट में बच्चियों से बदसलूकी की। अक्षय स्कूल में सफाई कर्मचारी के पद पर काम करता था और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अक्षय शिंदे बहुत पहले से नहीं बल्कि इसी 1 अगस्त से स्कूल में काम करने आया था। यानी उसने सिर्फ 14 दिनों के अंदर इस घिनौनी हरकत को अंजाम दे दिया। मैनेजमेंट के साथ बात की, वहाँ के प्रिंसिपल से बात की, फिर वहाँ पे जो एनजीओज है जिन्होंने ये पहले इनिशिएट किए थी एक्शन, उनके साथ बात की, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ उसके बाद में डिटेल मैंने इंफॉर्मेशन ली और इसके बाद जो एक्शन लेना है उसके बारे में मैं अनाउंस करने वाला था आंदोलकों के सामने जाके, लेकिन इसके बीच में ही महाजन साहब ने किसी ने बोतल फेंक दिया और वहाँ पे वो लाठीचार्ज हो गया। अब एसआईटी की टीम इस मामले से जुड़ी बाकी कड़ियों को भी खोलने की कोशिश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बदलापुर की इस डर्टी पिक्चर में कितने किरदार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड दौरे पर हैं। कल शाम पीएम मोदी पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में डांडिया भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अपने यहाँ इतना शानदार स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। पोलैंड भारत के सनातन भाव का साक्षी है। पिछले एक हफ्ते से भारत की मीडिया में आप लोग छाए हुए हैं। 45 साल बाद कोई पीएम पहली बार पोलैंड आया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है, और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबके विकास की बात करता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। यूरोप की जिस जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम रख रहे हैं, ये इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन बना हुआ है। ये है पोलैंड की राजधानी वॉर्सो। प्रधानमंत्री के पोलैंड पहुंचने की टाइमिंग बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहां पहुंचकर नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक मैसेज है, युद्ध को रुकना ही चाहिए। दुनिया इस युद्ध को लेकर चाहे दो ध्रुवों में बटी हो, लेकिन गुटनिरपेक्ष भारत के तराजू में युद्ध की कोई जगह नहीं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी यूरोप पहुंचकर जो धर्म कांटा दिखाया है, उसकी सुई युद्ध पर नहीं रुकेगी, उसकी सुई सिर्फ और सिर्फ शांति पर रुकेगी। यही भारत का मैसेज है। अब पोलैंड से यात्रा की शुरुआत करने के पीछे क्या मैसेज है? पोलैंड नेटो का एक मजबूत सदस्य है। नेटो में अमेरिका और तुर्की के बाद पोलैंड की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन इसकी ज्योग्राफी इसे यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर अहम बना देती है। वर्ल्ड मैप पर यह है पोलैंड। यहां पर नेटो के 5000 सैनिक वॉर रेडी वाले मोड में हैं। यहां है यूक्रेन। यहीं पर फरवरी 2022 से पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन जारी है। और यहां है रूस। यूक्रेन से लगे रूस के कुर्स्क में इस वक्त जेलेंस्की की फौज बड़ा युद्ध कर रही है। यानी ये पूर्वी यूरोप का इलाका इस वक्त दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि भड़कता जा रहा है। ऐसे हर एक हमले पर युद्ध ना रुकने की मोहर लगी हुई है, लेकिन इसी जंग को रोकना एक चुनौती भी है। जिसमें अमेरिका से लेकर तुर्की और चीन से लेकर ब्रिटेन तक हर ताकत इस युद्ध को रोकने में न सिर्फ फ्लॉप साबित हुई है, बल्कि इन्होंने तो इस युद्ध में पेट्रोल डालने का काम किया है। सवाल है कि भारत क्या असर कर सकता है। पोलैंड दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन में रहेंगे और राजधानी कीव में उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि दुनिया भर में भारत की छवि एक गुटनिरपेक्ष देश की रही है। भारत रूस के करीब ज्यादा रहा है, लेकिन यूक्रेन से भी भारत के मजबूत रक्षा संबंध रहे हैं। भारत ने अब पोलैंड में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है।
पोलैंड की राजधानी वॉर्सो यहां से यूक्रेन की कैपिटल कीव 700 किलोमीटर दूर है। लेकिन दौरे के पहले पड़ाव पर ही भारत बताना चाहता है कि 700 किलोमीटर दूरी से ही वो अपना मैसेज 7000 किलोमीटर दूर तक पहुंचाना जानता है। जी हां, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से दूरी 7000 किलोमीटर है और अब भारत बता रहा है कि दुनिया की सबसे हॉट लोकेशन का हल डिप्लोमेसी से ही निकाला जा सकता है। मोदी का ये मैसेज सीधे व्हाइट हाउस के लिए है। इस वक्त यूक्रेन की सेनाएं रूस के कुर्स्क में युद्ध लड़ रही हैं। पहले जिस जमीन से रूस यूक्रेन पर हमले लॉन्च कर रहा था, अब उसी जमीन को पुतिन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी युद्ध ओवरफ्लो कर चुका है। युद्ध अब अपना दायरा पार कर रहा है। अगर ये यूक्रेन और रूस की सीमा लांघ सकता है तो ये पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर तक रुका रहेगा। इसकी गारंटी कौन देगा? इसीलिए जब शांति की जरूरत है तो युद्ध के तराजू की सुई युद्ध पर नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि कोई तो ऐसा हो जो साबित करे कि जंग के मुकाबले शांति का वजन ज्यादा है। दो ध्रुवों यानी यूक्रेन और रूस के बीच बटी दुनिया को इस वक्त भारत जैसे गुटनिरपेक्ष तराजू की जरूरत है। भारत का धर्म कांटा दुनिया को ये गुंजाइश देता है कि यहाँ सुई सिर्फ शांति पर रुकेगी, युद्ध पर नहीं। प्रधानमंत्री का पूर्वी यूरोप का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब नेटो और रूस आमने सामने हैं। यूक्रेन ने जब से रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला किया है, यूरोप और रूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रूस ने साफ साफ कहा है कि कुर्स्क में नेटो की सेनाएं लड़ रही हैं और ये पूरे क्षेत्र के लिए बड़े खतरे का सिग्नल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे, तब दुनिया भर के कैमरे उनकी और जेलेंस्की की मुलाकात की तस्वीरें वायरल करेंगे। 3 दशकों से ज्यादा पुराने राजनयिक रिश्तों के बीच ये पहली बार है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात जून 2024 में हुई थी, जब इटली में G7 बैठक के दौरान दोनों लीडर मिले थे। वहीं 2023 में दोनों की मुलाकात जापान में हुई थी, जब हिरोशिमा में G7 की बैठक हुई थी। दोनों ही मुलाकात में भारत ने शांति कायम करने पर जोर दिया था। लेकिन इस वक्त जेलेंस्की की फौज ने रूस के अंदर कोहराम मचाया हुआ है। कुर्स्क में बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है। पुतिन और जेलेंस्की की सेना पॉइंट ब्लैंक रेंज पर लड़ रही है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के अब तक करीबन 2000 सैनिकों को मार गिराया है और अब उसकी पूरी फोर्स की सप्लाई लाइन काटने के साथ रूस का फोकस जेलेंस्की को बड़े जाल में फंसाने पर है, ताकि यूक्रेन बिना शर्त के रूस के सामने सरेंडर कर दे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कांग्रेस पार्टी ने अपनी जमीन तलाशने के लिए कवायद भी शुरू कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मन टटोलने और सियासी साथियों की तलाश करने के लिए खुद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे। लेकिन लगता नहीं है कि इस बार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए राह आसान होने वाली है, क्योंकि इस बार हालात पहले से अलग हैं और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां उसे बहुत ज्यादा तवज्जो देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। जम्मू कश्मीर में सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से बन पाएगी कांग्रेस की बात? घाटी में इस बार आसान नहीं है कांग्रेस की राह। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। घाटी में सियासी समीकरण बनाने की कवायद जारी है और कांग्रेस की ओर से खुद राहुल गांधी ने सियासी दोस्तों के साथ तालमेल बैठाने की कमान संभाली है और वो खुद श्रीनगर में कांग्रेस नेताओं के साथ साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस गठबंधन में पीडीपी को भी शामिल करने के मूड में है।
यानी साफ है कि कांग्रेस की पूरी कोशिश जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन के स्वरूप को बनाए रखना है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों का दावा है कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को 25 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहते और न ही वो पीडीपी के साथ गठबंधन करने के मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का मानना है कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी हाशिए पर आ चुकी है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन दोनों पार्टियों में बात नहीं बनने की सूरत में कांग्रेस ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक पीडीपी से बात नहीं बनने की सूरत में कांग्रेस कुछ सीटों पर पीडीपी के साथ फ्रेंडली फाइट के पक्ष में है। इसके साथ ही कांग्रेस महबूबा मुफ्ती की बेटी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए हर मौके को आजमाना चाहती है। अलायंस का जहां तक ताल्लुक है, वो हर लाइक माइंडेड पार्टी के साथ बातचीत हो सकती है। उनका क्राइटेरिया एक ही है कि वो बीजेपी और उनके एजेंडा के खिलाफ होने चाहिए। ये जो जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, वो तो एक यूनिवर्सल डिमांड है। यूनिवर्सल डिमांड कहने का मतलब है कि रियासत जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा, ये उसकी डिमांड है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी उस चीज को आगे चला सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस की पूरी कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को साथ लाने की है और राहुल गांधी भी इसी प्लान के ब्लूप्रिंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला राहुल के इस प्लान से कोई इत्तेफाक रखते नजर नहीं आ रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ जाने को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। पिछले 5 साल से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हैं कि बात करके भी बात नहीं की जाती है। डर है, खौफ है, कोई दिखाता नहीं पर अंदर से सबको डर है, मुश्किलात हैं। तो ऐसे में जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी पार्टी को मजबूत बनाते हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज मजबूत बन जाती है कि यहाँ बात करने की जरूरत है। इस बार जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। परिसीमन के बाद यहाँ विधानसभा सीटों की स्थिति भी बदली है। परिसीमन के बाद जम्मू में विधानसभा की 43 सीटें हो गई हैं, जो कि पहले 37 थी। वहीं कश्मीर में भी सीटों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है, जो पहले 46 थी। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ी हैं और कुल 90 सीट हो गई हैं। परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ी है, लिहाजा राजनीतिक दलों को भी पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को गौर करें तो पीडीपी को 28, बीजेपी को 25 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली थी। लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव में नतीजे बिल्कुल अलग देखने को मिले। 10 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में पीडीपी का खाता भी नहीं खुला था, जबकि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2-2 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव के बाद से घाटी में सियासी समीकरण तेजी से बदले हैं। इस एक दशक में घाटी के बड़े बड़े नेताओं के पास साख बचाने का संकट है, तो इस बार गुलाम नबी आजाद की पार्टी भी विरोधियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। ऐसे में राहुल गांधी किस हद तक सियासी दलों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रुख है, उससे कांग्रेस को निराश होना पड़ सकता है, जबकि अभी तक पीडीपी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं गुलाम नबी आजाद भी कह चुके हैं कि सेक्युलर पार्टियों के साथ उनकी बातचीत जारी है। लेकिन 90 सीटों पर होने वाली इस चुनावी जंग में किसका पलड़ा भारी रहेगा, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है।